जूलियस सीजर का, जब विक्रमादित्य ने तोड़ा था गुरूर। इंडियन हिस्ट्री के कई ऐसे रहस्य अभी सामने आने बाकी हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो हिस्ट्री में अभी भी नहीं पढ़ाई जाती हैं। उनका जिक्र तक नहीं किया जाता है। दरअसल कुछ लोगों को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन आज भी पुरानी किताबों में उन लोगों के बारे में जिक्र किया गया है। ऐसे कई राजा हुए जिनके बारे में इंडियन हिस्ट्री में ना के बराबर जिक्र है, लेकिन पुरानी किताबों में और कई ऐसी चीजें मिली हैं जिससे हमें उनके बारे में पता चला है। दोस्तों, हमने आपको पिछले एपिसोड में विक्रमादित्य से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई जो शायद किसी को नहीं मालूम थी, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में विक्रमादित्य जैसा महान राजाओं का जिक्र सही तरीके से नहीं किया गया और उनसे जुड़ी कई बातों को इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया। भारत के इतिहास के पन्नों में अकबर के नवरत्न से इतिहास भर दिया गया है, लेकिन महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों की चर्चा किसी भी किताब में नहीं है। विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में हम आगे के एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि सम्राट विक्रमादित्य का शासन न सिर्फ भारत में था, बल्कि पूरी दुनिया में कायम था। सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल के मैप को देखकर ही आप इनकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। आज का पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की, अफ्रीका, अरब, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, चीन और रोम तक राजा विक्रमादित्य का राज्य फैला हुआ था। उन्होंने रोम के राजा और शक राजाओं को मिलाकर 95 देश जीते थे। आज पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले किसने डेमोक्रेसी की शुरुआत की थी? डेमोक्रेसी की शुरुआत करने वाले कोई और नहीं बल्कि सम्राट विक्रमादित्य थे, जिन्होंने उस दौर में डेमोक्रेसी की नींव रखी थी। परमार वंश के राजपूत राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में सेनापति प्रजा खुद चुनती थी। इतना ही नहीं, आजकल जो पावर अमेरिका या रूस के राष्ट्रपति के पास है, वैसी ही पावर राजा विक्रमादित्य के सेनापति के पास होती थी। लेकिन वो सारा काम विक्रमादित्य के इंस्ट्रक्शन में ही किया करते थे। विक्रमादित्य की सबसे अच्छी बात थी, वो खुद को राजा नहीं मानते थे, बल्कि वो खुद को प्रजा का सेवक बताते थे। दोस्तों, पहला शक राजा मास था। उसने ईसा की सदी से पूर्व गंधार को जीत लिया था। उसके बाद एजिस नाम के एक राजा ने गद्दी संभाली और उसने शक के राज्य को आगे बढ़ाकर पंजाब तक कर दिया। शक राजा गवर्नर के पैटर्न पर स्टेट को चलाते थे। दरअसल इसमें एक महाराजा होता था जो पूरा कंट्रोल करता था और उसी के अंडर में बाकी लोगों को जिम्मेदारी दी जाती थी। इन्हीं शक राजाओं से प्रेरित गवर्नर क्षत्रप कहलाते थे। इन गवर्नरों ने तक्षशिला से मथुरा तक राज किया है। ये शक लोग विंध्याचल पार करके दक्षिण की ओर भी गए, इसलिए विक्रमादित्य को मालवा और गुजरात के आसपास शकों यानी क्षत्रापों से लड़ना पड़ा। विक्रमादित्य ने इनको बुरी तरह हराते हुए पूरी तरह से खत्म कर दिया था। आपको बताना चाहेंगे कि विक्रमादित्य मालवा राजपूत जाति से थे, जो आज परमार कहलाते हैं। वहीं इनको लेकर पूरा वर्णन हरिवंश पुराण में है। इनको चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा जाता था। मालवा वंश के लोगों ने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था। अभी भी कुछ मल्ल वंशी क्षत्रिय नेपाल की तराई में रहते हैं। विक्रमादित्य ने शकों, हूणों को मारकर अरब तक खदेड़ दिया और शकरी की उपाधि ग्रहण की। ऐसा कहा जाता है कि अरब का वास्तविक नाम अरब स्थान है। अरब स्थान शब्द आया संस्कृत शब्द अटव स्थान से, जिसका अर्थ होता है घोड़ों की भूमि, और हम सभी को पता है कि अरब घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। जब रोम के राजा को सम्राट विक्रमादित्य ने घुटनों पर ला दिया था, तब सम्राट विक्रमादित्य का डंका पूरे विश्व में बजने लगा और वही हजारों मील दूर रोम के राजा की आंखों में सम्राट विक्रमादित्य खटकने लगे। लेकिन उनमें इतना दम नहीं था कि वो सम्राट विक्रमादित्य को चैलेंज कर सकें। जहां एक और विक्रमादित्य की ताकत लगातार बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर रोम चाहकर भी विक्रमादित्य को रोक नहीं पा रहा था। सैकड़ों साल पहले सम्राट पोरस की छोटी सी आर्मी ने सिकंदर और चंद्रगुप्त की आर्मी सेल्यूकस को आसानी से चित कर दिया था। इस वजह से रोम पूरी तरह से डरा हुआ था और इसी वजह से वो विक्रमादित्य से सीधे तौर पर लड़ना नहीं चाहता था। इस वजह से उस वक्त रोम का राजा जूलियस सीजर सीधे तौर पर विक्रमादित्य से लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसका टारगेट था किसी भी तरह से सम्राट विक्रमादित्य के राज को तहस नहस किया जाए। इसके लिए उसने एक ठोस प्लानिंग बनाई और फिर उसी प्लानिंग के तहत काम शुरू कर दिया। हालांकि तब किसी को नहीं मालूम था
कि सम्राट विक्रमादित्य के खिलाफ रोम का राजा जूलियस सीजर कोई बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। रोम के राजा ने सम्राट विक्रमादित्य को अपने जाल में फंसाने के लिए बेहद नायाब तरीका अपनाया था। इतिहास और उस वक्त की किताबों पर गौर किया जाए तो इसमें बताया गया है कि जूलियस सीजर ने कितना खतरनाक प्लान बनाया था, लेकिन उसका यही प्लान उसी पर भारी पड़ गया था। जूलियस सीजर को यह मालूम था कि सम्राट विक्रमादित्य को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो आसानी से जूलियस सीजर पर विजय हासिल कर लेते। जूलियस सीजर ने रोम के लोगों पर जुल्म और सितम ढहाना शुरू कर दिया ताकि सम्राट विक्रमादित्य का ध्यान उसकी तरफ जाए। इसके बाद रोम के राजा जूलियस सीजर ने अपने सक्सेसर ऑक्टेवियन को जानबूझकर सम्राट विक्रमादित्य के पास भेजा था, ताकि मदद के बहाने किसी तरह से सम्राट विक्रमादित्य को रोम बुलाया जा सके और फिर मौका पाकर सम्राट विक्रमादित्य को कैद करके उनसे बदला लिया जा सके। रोम के राजा जूलियस सीजर ने सोची समझी साजिश को अंजाम दिया था और उसको यकीन था कि सम्राट विक्रमादित्य जरूर रोम की जनता को बचाने के लिए उसके यहाँ आएंगे और फिर वो मौके का फायदा उठाकर सम्राट विक्रमादित्य को कैद करके भारत पर अटैक करेंगे। सम्राट विक्रमादित्य को खत्म करके भारत को जीता जा सकता है। जूलियस सीजर की प्लानिंग का पहला स्टेप कामयाब भी रहा, लेकिन इसके बाद कहानी पूरी तरह से बदल गई। रोम के राजा जूलियस सीजर ने अपने सक्सेसर ऑक्टेवियन को सम्राट विक्रमादित्य के पास भेजा और उसने बताया कि रोम की जनता इस वक्त बहुत परेशान है और लोगों को मारा जा रहा है, तरह तरह के जुल्म और सितम किए जा रहे हैं। उसने आगे कहा कि आप किसी तरह से रोम को बचा लीजिए, नहीं तो पूरा रोम खत्म हो जाएगा। इतना सुनना था कि सम्राट विक्रमादित्य का पारा चढ़ गया और एकदम से गुस्से में आ गए। सम्राट विक्रमादित्य की एक खासियत थी कि वो किसी को परेशानी में नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने फौरन फैसला किया कि वो रोम की जनता को बचाएंगे और इसके लिए उन्होंने एक छोटी आर्मी तैयार कर ली और उसकी कमान को खुद अपने हाथों में लिया। इसके बाद रोम की तरफ रवाना हो गए ताकि रोम के राजा जूलियस सीजर को सब। उधर जूलियस सीजर जैसा चाहता था वैसा हो रहा था। उसकी प्लानिंग भी यही थी कि किसी तरह से सम्राट विक्रमादित्य को रोम लाया जाए। इसके लिए उसने अपनी खतरनाक आर्मी को खास तौर पर तैयार कर रखा था, लेकिन जूलियस सीजर की ये तरकीब उसी पर भारी पड़ गई और उसकी पूरी प्लानिंग एक झटके में सम्राट विक्रमादित्य ने खत्म कर दी। हालांकि हमला पहले सम्राट विक्रमादित्य ने नहीं किया था, बल्कि जूलियस सीजर ने अचानक से विक्रमादित्य की आर्मी पर धावा बोल दिया था। जूलियस सीजर को लग रहा था कि सम्राट विक्रमादित्य आधी अधूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए और आसानी से उनको कैद कर लिया जाएगा, लेकिन जूलियस सीजर की ये बहुत बड़ी भूल थी। सम्राट विक्रमादित्य की आर्मी ने रोम को जवाब दिया तो जूलियस सीजर की पूरी आर्मी में एकाएक दहशत और भगदड़ मच गई थी। जूलियस सीजर को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से उसकी आर्मी घुटने टेक देगी। इसके बाद जूलियस सीजर ने सम्राट विक्रमादित्य के गुस्से से बचने के लिए और जान बचाने के लिए महल में वो जा छुपा, लेकिन सम्राट विक्रमादित्य ने रोम की आर्मी को पूरी तरह से खत्म कर दिया और उसके महल में पहुंच गए। इसके बाद जूलियस सीजर को बंदी बना लिया गया। जो ख्वाब जूलियस सीजर देख रहा था कि वो सम्राट विक्रमादित्य को कैद कर लेगा, लेकिन यहाँ एकदम उल्टा हुआ। जूलियस सीजर को भारत लेकर आए और रोम को भारत ने अपने में मिलाया। इसके साथ ही रोम की जनता को जूलियस सीजर के खौफ से निजात दिलाया। जूलियस सीजर को सजा के तौर पर रोजाना उज्जैन की गलियों में घुमाया जाने लगा, जिससे उसे पता चले कि प्रजा को कैसे रखा जाता है। प्रजा गुलाम नहीं होती, बल्कि राजा प्रजा का सेवक होता है। जब विक्रमादित्य को लगा कि जूलियस सीजर को अपनी गलती का एहसास हो गया, तो उन्होंने उससे संधि पत्र लिखवाकर उसे दोबारा अपनी प्रजा पर अत्याचार न करने का आदेश देकर रोम को उसे फिर सौंप दिया।